तो क्या हाल चाल है। आज हम फिर बिहार एसएससी का सेट 6 लेकर के यानी छठे सेट लेकर के आए हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल का ये प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का प्रश्न है दोस्तों, जो कि 5/2/2017 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, इससे पहले हमने 5 सेट ऑलरेडी बना रखा है, वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर के चैनल पे इसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, ये छठे सेट है। एक एक करके हम लोग 12 प्रीवियस ईयर के सेट हैं 2011 से लेकर 2022 तक, सभी को हम लोग करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट में आप अपने सजेशन और एडवाइस हमें ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? 1995 में। ठीक है, अब राजमार्ग से संबंधित प्रश्न पूछा है तो इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है वो कब शुरू की गई? तो 1995 में की गई। क्लियर है। दूसरी बात क्या कि एक योजना पूछा जाता है, नागपुर योजना। क्या पूछा जाता है? नागपुर योजना। देखिए, नागपुर योजना, तो सबसे पहले बात तो नागपुर योजना जो है 20 साल के लिए चलाया गया था। 1943 से लेकर के 1963 तक, यानी 1943 से 1963 तक नागपुर योजना जो है 20 साल के लिए चलाया गया था। और इस नागपुर योजना का जो संबंध है दोस्तों वो सड़क योजना से है। किससे है? सड़क योजना से है। किससे? सड़क योजना से। याद रखिएगा, नागपुर योजना का संबंध सड़क योजना से है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है, यानी नेशनल हाईवे की हो रही है बात। तो राष्ट्रीय राजमार्ग आपको पता है कि सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH44 भारत में। क्या है? NH44। कहाँ से कहाँ तक है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर का, श्रीनगर से लेकर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सबसे बड़ी राजमार्ग जो है, सबसे लॉन्गेस्ट जो है नेशनल हाईवे वो है NH44। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी राजमार्ग कौन है, मतलब स्मॉलेस्ट NH, ठीक है, स्मॉलेस्ट NH जो है ये क्या है? तो स्मॉलेस्ट NH जो है दोस्तों वो है 548। कितना है? 548। ये जमशेदपुर में है। 5 किलोमीटर का मात्र NH है। ये NH जो है सिर्फ 5 किलोमीटर का है। जमशेदपुर झारखंड में ये प्रेजेंट है। क्लियर है। और एक बात रखिएगा कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो डेंसिटी है, घनत्व है, राष्ट्रीय राजमार्ग की जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा जो यानी सर्वाधिक सड़क का जो घनत्व है वो केरल राज्य में है। कहाँ है? केरल राज्य में। सर्वाधिक सड़क का जो घनत्व है वो कहाँ है? केरल राज्य में है। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में है, आप याद रखिएगा। शांत वैली जी भी है, साइलेंट वैली, शांत वैली घाटी जो है वो भी केरल में है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि पीली क्रांति का किससे संबंध है? पीली क्रांति का किससे संबंध है? देखिए, पीली क्रांति के संबंध जो है तिलहन से है। अब क्रांति आया है तो 2-3-4 क्रांति हम लोग देख लेते हैं। पीली क्रांति किससे संबंध है? तिलहन से है, मतलब तेल की प्रोडक्शन में बढ़ाया गया पीली क्रांति के तहत। ठीक है, अब आपसे अगर पूछ ले कि बताइए भाई साहब हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? खाद्यान्नों से संबंधित है। ठीक है, यानी अनाज उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हुआ, मतलब प्रोडक्शन जो सबसे ज़्यादा अनाज का बढ़ा वो है गेहूँ। और इस हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? तो पंजाब को हुआ, हरियाणा को हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ, वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है, तो मसाला से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है, बादामी क्रांति। ठीक है, बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है। अगर श्वेत क्रांति पूछे तो श्वेत क्रांति नाम से ही श्वेत है, तो दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे है? दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, मिल्क से। श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। और रजत क्रांति पूछे तो रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। क्लियर है। आगे देखिए, कहता है कि भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है, मतलब कितने प्रतिशत कॉफ़ी जो है वो निर्यात की जाती है? तो ये उत्तर 10%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 10% कॉफ़ी जो है टोटल उत्पादन का निर्यात किया जाता है भारत से। अब कॉफ़ी आया तो ज़रा देखिए, भारत में सबसे पहले कॉफ़ी जो है ना दोस्तों, इसका उत्पादन बाबू बुदन की पहाड़ी जो कर्नाटक में, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है, वहाँ पे कर्नाटक में किया गया। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आना चाहिए भाई साहब कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। सबसे पहली बार कर्नाटक में ही बाबू बुदन की पहाड़ी वाली क्षेत्र में कॉफ़ी का उत्पादन हुआ था।
अगर आपसे पूछे कि पूरे विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध कौन है देश है, तो वो है ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। आप जानते हैं ब्राज़ील का एक बंदरगाह है, उसका नाम है सेंटोस बंदरगाह। क्या नाम है? सेंटोस बंदरगाह। ये कॉफ़ी के लिए बड़ा फेमस है, कॉफ़ी के लिए इसको कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं। सेंटोस बंदरगाह को क्या कहते हैं? कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कहवा की मंडी किसको कहते हैं? कहवा प्रकार होता है दोस्तों कॉफ़ी का एक। कहवा का मंडी किसको कहते हैं? ये भी ब्राज़ील में है। कहवा का मंडी किसको कहते हैं? जिसको कहते हैं साओ पोलो को। किसको कहते हैं? साओ पोलो को कहवा की मंडी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए कह रहा है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? आप जानते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? 1956 से लेकर के 1961 तक। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ इस्पात कारखाने हमारे भारत में लगाए गए, जैसे क्या दुर्गापुर है, राउरकेला है, भिलाई है, उसके बाद फिर बोकारो स्टील प्लांट है, ये लगाया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से लगाया गया? तो मैंने ये प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्तों, ये पिछले सेट में भी ये सवाल आया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। अगर आपसे पूछे कि एक बात बताइए कि भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई किसकी सहायता से? तो भिलाई मतलब भलाई से याद रखिए, हमारा भलाई कौन चाहता है? USSR मतलब वर्तमान में रूस हमारा दोस्त है, तो भलाई चाहता है। भिलाई कहाँ पे है दोस्तों? तो भिलाई जो है वो भिलाई छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। क्लियर है। और राउरकेला जो है ना, राउरकेला ये उड़ीसा में है। राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है। ये जर्मनी की मदद से यहाँ पे इस्पात कारखाना लगाया गया था। क्लियर है। अब ये कह रहा है किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? किस वर्ष के बजट में जीएसटी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका 2006-07 के बजट में पहली बार जीएसटी का उपयोग किया गया था, मतलब प्रयोग किया गया था, जिक्र किया गया था, चर्चा किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि 1 जुलाई, याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है हमारे देश में, तो इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश पे जीएसटी जो है, किस समिति की सिफारिश पे जीएसटी लागू किया गया? तो इसका है विजय केलकर समिति। याद रखिएगा विजय केलकर समिति की सिफारिश पे जीएसटी को लागू किया गया। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अच्छा भाई साहब जीएसटी को तो आपने लागू कर दिया 1 जुलाई 2017 से, लेकिन जीएसटी परिषद का भी तो स्थापना करना पड़ेगा ना। तो हाँ भैया, जीएसटी परिषद का स्थापना जो है, जीएसटी परिषद का स्थापना जो है हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो कहोगे अनुच्छेद 2791 के तहत। याद रखिएगा कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है, यानी अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना हमारे मतलब देश में किया गया है। मतलब संविधान संशोधन करके 279A जो है संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद, और उसमें जीएसटी परिषद की प्रावधान की गई। और अगर आपसे पूछे कि भाई साहब जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो भारत सरकार की जो वित्त मंत्री है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, यानी चेयरमैन ऑफ जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है वो वित्त मंत्री होते हैं भारत सरकार के। कौन होते हैं? भारत सरकार के वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। चलिए, कह रहा है कि राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? अब देखिए इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको 3 बैंक का नाम याद रखना है और तीनों बैंक का डेट भी यानी ईस्वी जो है आपको याद रखना है। कौन कौन? देखिए सबसे पहली बात कि बैंक ऑफ कोलकाता का स्थापना हुआ था दोस्तों 1806 ईस्वी में। कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। बैंक ऑफ कोलकाता का स्थापना हुआ था 1806 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए बैंक ऑफ बॉम्बे उस समय में बैंक ऑफ बॉम्बे का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1840 ईस्वी में। कब हुआ था? 1840 ईस्वी में। और एक है बैंक ऑफ मद्रास जस्ट 3 साल के बाद इसके, यानी 1843 ईस्वी में। ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये तीनों बैंक की स्थापना की गई। और 1921 में दोस्तों यही तीनों बैंक को मिला करके, ये तीनों बैंक को सबमर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। और 1921 में वो जो तीनों बैंक था, कौन कौन?
बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कलकत्ता का स्थापना कब हुआ? 1806 में, इसका स्थापना 1840 में, और इसका स्थापना कब हुआ? 1843 में, 1843 में, ठीक है। ये तीनों मिला करके 1921 में ये तीनों मिला दिया गया और एक नया नाम दे दिया गया, उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन बैंक हैं, तो बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कलकत्ता का स्थापना कब हुआ? 1806 में। बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना कब हुआ? 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुआ? 1843 में। और तीनों मिला करके जब तीनों बैंक को एक साथ मिला दिया गया तो 1921 में इसी तीनों का मिला हुआ फॉर्म को बैंक को नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आखिर इसका एसबीआई नाम कब पड़ा? ठीक है, इसका एसबीआई नाम कब पड़ा? तो देखिए एसबीआई के नाम जो है दोस्तों ये पड़ा 1955 में। क्या पड़ा? 1955 में, यानी 1955 से पहले ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1955 में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम दे दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया गया नाम। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1 जुलाई 1955 को, और तब इसका नाम पड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में हम लोग नाम जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। देखिए ये 2017 का पेपर है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो जान लीजिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में है। टोटल 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये चलाया गया है हमारे देश में। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके नीति आयोग जो है वो बनाया गया, नीति आयोग जो बनाया गया। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितनी है। तो ये है 100%। कितनी है? 100 है, 100 है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। ऑप्शन नंबर ए लॉरेंज वक्र जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी देवास, आप जानते होंगे देवास में बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है, देवास में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। तो सबसे पहले जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य देख लेते हैं। सबसे पहला आप जानते हैं, सबसे पहला कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन है? तो दूसरा क्या है? महाराष्ट्र है। दूसरा क्या है? महाराष्ट्र है। तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? बिहार है। तीसरा कौन है? बिहार है। उसके बाद चौथा कौन है? तो वेस्ट बंगाल है। तो चौथा कौन है? वेस्ट बंगाल। और पांचवा कौन है? तो पांचवा तमिलनाडु है। पांचवा क्या है? तमिलनाडु। अब कह रहा है कि चौथे में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे में आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए कहता है कि निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। किसका जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में, एरिया में कितने लोग ज़्यादा रहेंगे वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो सर्वाधिक किसका है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है दोस्तों वो सर्वाधिक है। और कितना है जानते हैं? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी प्रत्येक किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 1106 व्यक्ति रहते हैं। अगर आपसे पूछे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वह है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर 382 व्यक्ति है पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भारत की। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार तो वह है अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। मात्र 17 आदमी है दोस्तों यहाँ पे, मात्र 17 व्यक्ति हैं 1 किलोमीटर पर, यानी पर किलोमीटर स्क्वायर में 17 व्यक्ति हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा। बिहार का कितना है? 1106 व्यक्ति। और भारत का कितना है? 382 व्यक्ति। क्लियर है? आगे देखिए कह रहा है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो सबसे पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? उसका नाम है परम 8000। क्या नाम है? परम 8000। परम 8000 जो है सुपर कंप्यूटर जो सबसे पहले विकसित किया गया भारत में। जानते हैं ये किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? ये बनाया CDAC के द्वारा। CDAC का मतलब क्या होता है? ये होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग।
फिर से बोल रहा हूँ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एक संस्था है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और इस संस्था का मुख्यालय जो है, ये संस्था कहाँ अवस्थित है, तो पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी याद आप रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है कि भारत में 4G सेवा प्रारंभ कब की गई थी, तो ये 2012 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है 15 नंबर सवाल देखिए कि यूके के यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी FTSE 100। और एक है निक्की दोस्तों, निक्की जो है, किसका शेयर जो है सूचकांक है, ये जापान यानी टोक्यो का है, जापान की राजधानी टोक्यो है। ये भी आप दिमाग में रखिएगा। कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रथम, अच्छा एक बात बताइए सबसे पहले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत लागू हुआ, मतलब किस एक्ट के तहत स्थापना हुआ। तो रिजर्व RBI जो एक्ट है, देखिए दोनों में कन्फ्यूजन होता है इसीलिए बता रहा हूँ। RBI एक्ट जो है वो 1934 का है। RBI एक्ट जो है वो क्या है, 1934 का है। लेकिन RBI की जो स्थापना हुई है, RBI की स्थापना हुई है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई है। 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना हुई है। लेकिन RBI एक्ट कब का है, तो RBI एक्ट जो है 1934 का है। क्लियर है। आप ये भी जानते होंगे कि RBI जो है वो उत्तरदायित्व है, मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। मौद्रिक नीति घोषणा करने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो RBI है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CD देशमुख। कौन हो जाएगा, CD देशमुख। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ा था। रुपया का साइन डिजाइन है ना दोस्तों, ऐसा वाला ये कहाँ पढ़ा था, तो इनका ये जो पढ़े हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी IIT बॉम्बे में पढ़े हैं। उदय कुमार इनका नाम है उदय कुमार। क्या नाम है इनका, उदय कुमार IIT बॉम्बे के छात्र थे। उन्होंने ही रुपया का जो नया डिजाइन है दोस्तों, ये डिजाइन दिया था। आगे देखिए, कहता है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कार्बन कर घोषित करने से क्या होता है दोस्तों, कि पोल्यूशन कम किया जाता है, वातावरण में पोल्यूशन कम किया जाता है। तो पहला देश जो कार्बन कर घोषित किया था वो है ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। आप जानते हैं एक फिनलैंड क्या है, एक यूरोपियन देश है, और फिनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्डिक देश है। नॉर्डिक देश क्यों, क्योंकि इसकी सीमा नॉर्डिक सागर से लगती है। नॉर्डिक देश दोस्तों टोटल 5 हैं। टोटल कौन है, 5 हैं। कौन कौन है जरा एक बार देखिएगा, कौन है, तो डेनमार्क है। कौन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, फिनलैंड है और स्वीडन है। ठीक है, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड और स्वीडन, ये नॉर्डिक देश हैं। ठीक है। आगे देखिए, कहता है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। आप जानते हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी को कीवी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। यहाँ देखिए कंफ्यूज ना कीजिएगा, यहाँ रियाल लिखा हुआ है, यहाँ रियल लिखा हुआ है। तो ब्राज़ील की जो मुद्रा है वो रियल है, और सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो रियाल है। ठीक है। कौन महलों का शहर कहलाता है, तो महलों का शहर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। महलों का शहर को किसको कहते हैं, कोलकाता को कहते हैं। अगर आपसे पूछिए कि भारत का बगीचा किसको कहते हैं दोस्तों, तो बेंगलोर को भारत का बगीचा कहते हैं। अच्छा, 7 टापुओं का नगर किसको कहते हैं, तो मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहते हैं। गुलाबी शहर आप जानते हैं, जयपुर को कहते हैं गुलाबी शहर। अच्छा, पूछिए आपसे कि पूर्व का पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, पूर्व का, ये कानपुर उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो अहमदाबाद। पूर्व का मैनचेस्टर कौन है, तो कानपुर। अगर आपसे पूछे दक्षिण का मैनचेस्टर कौन है, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु। क्लियर है। तो ये सब भी आप अच्छे याद रखिएगा। कह रहा है किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है। भाई साहब, अच्छे समय का राजा कौन है, किंगफिशर वाले विजय माल्या, है ना। जब इनका समय अच्छा चल रहा था तो ये भयानक अय्याशी करते थे, अभी भागल है देश से। अब देखिए, कहता है कि यह मुंबई की प्रथम परख नली शिशु थी, और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी हर्षा। ठीक है। कह रहा है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, तो दुर्बा बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है किनको महामना कहा जाता है, ये मदन मोहन मालवीय साहब जो हैं, इनको महामना कहा गया है। आप जानते हैं हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में हुआ था, और वो मतलब मदन मोहन मालवीय के इस प्रभाव से, मतलब मदन मोहन मालवीय के योगदान इन पे बहुत है 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना करने में। और आप जानते हैं कि 1916 में मदन मोहन मालवीय ने ही BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। ठीक है।
और आप ये भी जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की सबसे क्रूरतम जो प्रहार थी हमारे भारतीयों पर, वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कांग्रेस के द्वारा जो समिति बनाएगी, उनमें कितने सदस्य थे दोस्तों, तो 8 सदस्य थे, है ना। मतलब जलियांवाला बाग पे रिपोर्ट पेश करने के लिए कांग्रेस ने भी समिति बनाई, उनमें टोटल मेंबर कितने थे, तो 8 सदस्य थे। उन 8 सदस्य में से एक सदस्य पंडित मदन मोहन मालवीय साहब भी थे, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। अब देखिए कहता है कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। आप जानते हैं 1969 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, और प्रथम भारतीय अभिनेत्री जो है वो देविका रानी जी हैं, और इनको 1969 में ही मिला था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे दोस्तों, तो ये नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि पद्मावत के लेखक कौन थे। आप जानते हैं पद्मावत पे एक फिल्म भी बन चुकी है। इनके लेखक थे दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी। कौन थे, मलिक मोहम्मद जैसी। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इसके बारे में लिखा गया। उनके शासन पद्धति के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के शासन पद्धति के बारे में पद्मावत किताब में मलिक मोहम्मद जैसी साहब। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल ऐसे पूछता है कि पद्मावत को लिखने वाले कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जैसी। लेकिन इन्होंने किसके शासनकाल में लिखा था, आप एक बात जानिए, 1541 में इन्होंने लिखा है। कौन, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। किसको, पद्मावत को। अब एक बात बताइए, अगर भारत में अगर 1541 की बात कहेंगे तो यहाँ पे सूरवंशीय शासक शेरशाह सूरी का राज था। शेरशाह सूरी दिल्ली के गद्दी पे यहाँ बैठे हुए थे हुमायूं को भगा करके। तो मतलब शेरशाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैसी 1541 में पद्मावत किताब लिखी थी जो अलाउद्दीन खिलजी के जीवन पर आधारित था। क्लियर है। तुलसीदास अकबर के समकालीन है, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है, तो ये है जॉर्ज मार्टिन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, तो रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, रामचंद्र गुहा। ठीक है। कह रहा है किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है ना। किस भारतीय क्रांतिकारी की जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल, आप जानते हैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। वीर सावरकर हवाई अड्डा भी है। तो वीर सावरकर में काला पानी की सज़ा के तहत जब उनको अंग्रेज ने भेज दिया था, तो उनके नाम पे जो है जेल का कमरा है, और ये एक पर्यटक स्थल अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना है, मतलब इनका आविष्कारक कौन थे, तो रे टॉमलिंसन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, रे टॉमलिंसन को ही ईमेल का जनक भी कहा जाता है। कह रहा है कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी है, ये ICICI। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर है। देखिए कह रहा है कि वह लेखक या लेखिका जिनका जन्म बिहार में हुआ था। अब देखिए ये है ऑप्शन नंबर ए फणीश्वर नाथ रेणु। आप जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जो है दोस्तों अररिया जिला है बिहार का। अररिया जिला के एक प्रखंड है या एक विधानसभा क्षेत्र है फॉरबिसगंज। कहाँ है, फॉरबिसगंज। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ओराही हिंगना एक गांव है फॉरबिसगंज में। ओराही हिंगना एक गांव है फॉरबिसगंज, जो कि अररिया जिला में पड़ता है। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये भारत के पहले आंचलिक उपन्यासकार हैं। और भारत का पहला आंचल जो है वो मैला आंचल है। कौन है, मैला आंचल है, जो कि लिखा गया किनके द्वारा, फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया। और मैला आंचल के जो फोकस किया गया है, किन पे किया गया है, पूर्णिया क्षेत्र के आसपास के बारे में ये बताया गया है इस उपन्यास में। क्लियर है। आगे देखिए कहता है बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। आप जानते हैं बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं। इनका जन्म जो है बिहार के बक्सर में हुआ, लेकिन इनका पूरा जीवन यापन जो है बनारस में हुआ। कहाँ पे हुआ, बनारस में हुआ। और आप ये भी जानते हैं लता मंगेशकर जी के साथ 2001 में इनको
भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई। तो नवाब वाजिद अली शाह जो हैं उनके दरबार में ठुमरी, जो कि लखनऊ घराना से है दोस्तों, लखनऊ घराना से संबंधित ठुमरी गायन शैली उसकी शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी दोस्तों। स्वराज पार्टी की स्थापना इनमें दो लोगों का योगदान है, एक तो मोतीलाल नेहरू जी का और दूसरा CR दास जी का, चित्तरंजन दास जी का। यहाँ पर चित्तरंजन दास ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका मोतीलाल नेहरू जी हो जाएंगे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ये कहाँ किया गया था दोस्तों? ये किया गया था इलाहाबाद में। 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में, इलाहाबाद के आनंद भवन में 1923 में आनंद भवन की इलाहाबाद के आनंद भवन में स्थापना किया गया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कांग्रेस के विरुद्ध में जाकर के इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और ये स्वराज पार्टी की ही देन है, इन्हीं की देन है कि 1925 में पहली बार विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधायिका मंडल में स्पीकर के रूप में चुना गया। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की ही योगदान की वजह से 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधायिका मंडल में स्पीकर के लिए चुना गया था। अब देखिए, कहता है कि वह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है झुम्पा लाहिड़ी। इनका एक बड़ा ही फेमस किताब है द नेमसेक, याद रखिएगा, द नेमसेक। कौन लिए? झुम्पा लाहिड़ी जी जो हैं वो लिखे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ऑप्शन नंबर ए आपका युवराज सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? युवराज सिंह हो जाएंगे। कह रहा है अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अमर्त्य सेन पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। अर्थशास्त्र में इनको नोबेल प्राइज 1998 में मिला है। याद रखिएगा कब मिला? 1998 में। और आप जानते हैं कि जब नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था तो उसमें अर्थशास्त्र विषय शामिल नहीं था, मतलब अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया गया है? तो 1969 से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो छऊ दोस्तों जो है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? आप जानते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक हमारे संविधान में भाग 4 में ये उल्लेखित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। अगर आपसे पूछे कि आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है। स्पेन से लिया आयरलैंड से लिए हम। कौन? DPSP जिसको बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, भाग हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी व्याख्या है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ये हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। कह रहा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? आप जानते हैं हमारे संविधान के मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 4 अनुसूची जो है संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और वर्तमान में 12 अनुसूची है। अगर आपसे पूछे कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये भाषा से संबंधित है। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। और अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मतलब 8 भाषाएं संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, जिनमें सबसे पहली भाषा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ी गई। 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ी गई पहली भाषा। उसके बाद फिर आप क्या है, नमक याद रखिएगा। उसके बाद फिर कौन है? नमक। देखिए नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद फिर 92वां संविधान संशोधन 2002 में मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। अब देखिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? सबसे पहली बात तो दोस्तों, अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं हमारे देश में, सबसे ज़्यादा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही था। कब से कब था दोस्तों? तो ये 1950 से लेकर के 1962 तक रहे हैं। 1962 तक रहे हैं, तो 12 साल। तो आप याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी 12 साल तक भारत के राष्ट्रपति के तौर पर रहे हैं। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 52 में किया गया है। कह रहा है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमने आयरलैंड से लिया है। और राष्ट्रपति चुनाव पद्धति एकल संक्रमणीय मत पद्धति जानते हैं दोस्तों आप, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जीने का अधिकार जो है यानी कानून द्वारा स्थापित नियम जो है वो जापान से लिया गया है। अनुच्छेद 21 जो है ये भी जापान से लिया गया है। ठीक है, तो आप ये दिमाग में रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि भैया एक बात बताना कि कनाडा से क्या लिए हैं, तो संघीय ढांचा जो है हमारा वो कनाडा से लिया गया है। कह रहा लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं, ये खत्म हो गया, ये अब नहीं करते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत पहले 2 करते थे, इनको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, 2019 में। आगे देखिए, कह रहा है किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना जो है दोस्तों जयप्रकाश नारायण साहब ने पेश किया था, प्रस्तुत किया था 1950 में सर्वोदय योजना। आप एक और योजना रखिएगा, 1944 का एक योजना बड़ा ही फेमस है, ये हमारे एग्जाम में सवाल बनता है दोस्तों, गांधीवादी योजना। क्या बनता है? गांधीवादी योजना। देखिए, गांधीवादी योजना इनको राजमन्नार ने पेश किया था। किसने पेश किया था? राजमन्नार ने, तमिलनाडु, श्रीमन नारायण ने 1950 में, श्रीमन नारायण साहब ने 1944 में गांधीवादी योजना पेश किया था। और सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण साहब ने पेश किया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो आप जानते हैं भारत के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किसका है? बांग्लादेश का है, 4096 समथिंग है किलोमीटर। सबसे कम पूछे तो म्यांमार होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। आप जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो इधर से देखिए, पश्चिम से जाइए, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद फिर राजस्थान, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर झारखंड, ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से। फिर से बोलिए, देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा होते क्या है दोस्तों? कर्क रेखा होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री होता है। तो आप, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, मतलब इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अगर जाएंगे ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो रेखा है ना, इसको कहते हैं कर्क रेखा। इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ वाली रेखा को कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। ये भी आप दिमाग में रखिएगा। कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है हमारे देश की, है ना। बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जमुना। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ये भी आप दिमाग में रखिएगा। कह रहा है विकर मूलतः होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है मायोपिया के रोगियों को निवारण के लिए क्या करना चाहिए। तो भाई साहब, मायोपिया होता क्या है? तो मायोपिया एक आंख का रोग है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि दूर का चीज़ नहीं दिखाई देता, और नज़दीक का चीज़ ये देख लेते हैं, नज़दीक का चीज़ जो है ये देख लेते हैं और दूर का चीज़ नहीं दिखाई देता। इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अब जानते हैं दोस्तों कि मायोपिया में होता क्या है। आप जानते हैं कि हमारे दृष्टि पटल जो रेटिना होता है, हमारा रेटिना जो है ये आँख का स्क्रीन है, यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। अगर रेटिना पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब आपका आँख ठीक है। लेकिन मायोपिया में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए अगर आपका ये आँख है और रेटिना ये है, ये मान लीजिए स्क्रीन, रेटिना को स्क्रीन ही कहते हैं, ये हमारा रेटिना है। अगर रेटिना पे इमेज ना बन के इससे पहले इमेज, मान लो यहाँ इमेज बन गया, तो आपको इसका मतलब मायोपिया हो गया। आप अवतल लेंस लगाएंगे और इसको क्या करेगा, और थोड़ा डाइवर्ज करेगा। अवतल लेंस का काम होता है लाइट को डाइवर्ज करना, है ना, और डाइवर्ज करके ये इमेज यहाँ पे जाके बना देगा। क्लियर है? ये भी चीज़ दिमाग में आप रखिएगा। कह रहा है सापेक्ष आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस यंत्र से नापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर। किससे? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं, सापेक्ष रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है। पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं। लेक्टोमीटर से दूध की जो है प्यूरी मतलब दूध कितना शुद्ध, दूध की जो शुद्धता है वो लेक्टोमीटर से, ठीक है, मापा जाता है। कह रहा है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। भाई साहब, सबसे देखिए, तरंग दैर्घ्य जिसका सबसे कम होगा उसकी वेलोसिटी, उसका वेग भी सबसे कम होगा। ठीक है, तो वेग भी सबसे कम होगा। और विकर्णन जो है, विकर्णन करने की मतलब विकर्णन सबसे ज़्यादा होगा। मतलब तरंग दैर्घ्य जिसका सबसे कम, देखिए तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा जिसका सबसे कम, उसका डिस्पर्सन यानी विकर्णन सबसे ज़्यादा,
विकर्ण सबसे ज़्यादा, और लैम्डा जिसका सबसे कम उसका वेलोसिटी भी सबसे कम। तो अगर आपसे पूछे कि तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है तो होती है बैगनी की, सबसे कम होती है बैगनी की, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, होती है लाल की सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य आप जानते हैं वर्क जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, यानी एफ एस कॉस थीटा भी इसको बोलते हैं। बेसिकली डब्ल्यू वर्क जो है ना एक अदिश राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों। ये एफ डॉट यानी एफ डॉट एस होता है, एफ डॉट एस होता है, इसको एफ एस कॉस थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ एस कॉस थीटा, या सिंपली आप डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू एस बोल दो, डब्ल्यू इंटू एफ इंटू एस बोल दो। तो आप देखें आप बताएं फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है, तो विस्थापन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर भी फोर्स का यानी वर्क का, न्यूटन मीटर भी वर्क का यूनिट होगा। इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को जूल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं यहाँ पे वाट आपको दिख रहा है, ये दोस्तों क्या है, पावर का, ये शक्ति का यूनिट है, पावर का यूनिट है वाट। ठीक है, यहाँ पर आपको डाइन दिख रहा होगा, वो वाला डाइन की बात नहीं कर रहे दोस्तों। ये डाइन जो है ना, ये जो डाइन आपको दिख रहा है दोस्तों, ये डाइन जो है ये फोर्स का सीजीएस यूनिट है। फोर्स का देखिए, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, फोर्स का एसआई यूनिट तो न्यूटन है। ठीक है, लेकिन फोर्स यानी बल का सीजीएस यूनिट जो है वो डाइन है, सीजीएस यूनिट जो है वो डाइन है। क्लियर है, ये 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर -5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर -5 डाइन होता है, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आप जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। कह रहा है कौन सा चुंबकत्व की है, तरंग नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, कौन सा, तो रेडियो है, अवरक्त है, पराबैंगनी भी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि नहीं है। ठीक है, ध्वनि नहीं है भाई साहब। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में ये नहीं चल सकती है, क्योंकि ये पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होने पे ध्वनि जो है वो ट्रेवल करती है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट यानी प्लैंक्स नियम का जो जूल सेकंड में आंसर क्या होगा, जो होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कहता है हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो हल्दी जो है दोस्तों तना है, हल्दी क्या है, तना है। ये भी प्रीवियस ईयर में मैंने पहले वाले सेट में करा रखा है। कह रहा है श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 5 प्रकार के। कितने होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन होते हैं जरा देखिएगा, यानी WBC जो है ना दोस्तों ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, 5 प्रकार का होता है। ठीक है, 5 प्रकार का होता है। पहला होता है इसियोनोफिल्स। क्या होता है, इसियोनोफिल्स होता है। ठीक है, इसियोनोफिल्स होता है। दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स। क्या होता है, लिम्फोसाइट्स। क्या होता है, लिम्फोसाइट्स। क्या होता है, लिम्फोसाइट। इसियोनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स। क्या होता है, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स होता है। क्या होता है, बेसोफिल्स होता है। चौथा क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स। चौथा होता है न्यूट्रोफिल्स। और पांचवा होता है मोनोसाइट्स। क्या होता है, पांचवा मोनोसाइट्स होता है। तो आप रखिएगा दिमाग में, WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम रुकिए एक मिनट, इसका दूसरा नाम भैया ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट है किनका दूसरा नाम, ल्यूकोसाइट किनका दूसरा नाम है, WBC का। अगला सवाल देखिए, लसिका इसमें उपस्थित होती है। लसिका किस में उपस्थित होती है, तो यह है संवहन ऊतक में। लसिका में दोस्तों प्लाज्मा होता है अत्यधिक। ठीक है, संवहन ऊतक में। कह रहा है कि पीलिया रोग रुधिर के निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है। कह रहा है कि पीलिया रोग जो है, रुधिर मतलब ब्लड में क्या बढ़ जाएगा कि पीलिया मतलब जॉन्डिस रोग हो जाएगा। तो आप जानते हैं बिलीरुबिन। आप जब भी जाइएगा SGPT और बिलीरुबिन, SGPT और बिलीरुबिन, जैसे ही आप अगर टेस्ट कराने जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो लिख देगा SGPT और बिलीरुबिन टेस्ट करा के आओ। यहीं से पता चलता है कि किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हुआ है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जॉन्डिस से यानी इससे पीलिया रोग से लीवर को इफेक्ट होता है, यानी लीवर डैमेज होता है। और लीवर को दोस्तों हमारे शरीर का सबसे रीजेनरेटिव ऑर्गन कहा गया है। मतलब लीवर का अगर 75% भी खराब हो जाएगा ना, तो ये अपनी क्षतिपूर्ति खुद ही कर लेती है ये। ठीक है, इसीलिए इसको रीजेनरेटिव ऑर्गन कहा जाता है। कह रहा है कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, आप जानते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत यानी लीवर ही है। ठीक है, लीवर का जो वजन होता है दोस्तों 1.5 से 2 kg तक होता है। लीवर का वजन जो है वो 1.5 से 2 kg होता है। क्लियर है, आगे देखिए कह रहा है सेविंग वोरस होते हैं। ठीक है, सेंगविंग वोरस का मतलब होता है जो खून पे डिपेंड हो, मतलब जिसका भोजन क्या हो, खून पे
आश्रित हो, खून पे आश्रित हो, उसको सेविंग वोरस कहते हैं, आश्रित हो। तो खून पे आश्रित कौन है, देखिए जरा, मच्छर भाई साहब, मच्छरवा जो है खून पे आश्रित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कौन मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड आप जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि है, बहुत छोटा ग्लैंड है दोस्तों, लेकिन ये करता क्या है कि और सभी ग्लैंड को ये रेगुलेट करता है, और सभी ग्रंथि को ये रेगुलेट करता है, मतलब इसी के आदेश से और कोई ग्लैंड और कोई ग्रंथि हार्मोन का सेक्रेशन करेगा, ठीक है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कह रहा है अगला सवाल, कह रहा है कि यह विटामिन टोकोफेरोल होता है, तो विटामिन किस विटामिन को टोकोफेरोल कहते हैं दोस्तों, तो विटामिन ई आप जानते हैं विटामिन ई प्रजनन के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई जो है प्रजनन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो जनन शक्ति जो है वो कम होने लगती है। विटामिन ई का ही नाम क्या है, टोकोफेरोल। अगर आपसे हम पूछें कि विटामिन ए का नाम क्या है दोस्तों, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। अगर आपसे पूछे कि विटामिन बी, या इसी को विटामिन B1 भी कहते हैं, इसका नाम है थायमीन, इसका नाम क्या है, थायमीन, इसका नाम क्या है, थायमीन। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे विटामिन डी क्या है, तो विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी क्या है, कैल्सीफेरॉल। अब आगे सवाल देखिए कि यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हैं मधुमक्खी जो है राजा रानी की कहानी चलती है इसमें, भाई साहब ये सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। तो नायलॉन में जो है किस प्रकार के बंध होते हैं, एमाइड बंध होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। तो शनि के वलय होते हैं, 7 वलय होते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह भी है। और ये H2 जो है इसमें होता है दोस्तों, H2 की प्रचुरता पाई जाती है, हालांकि इसमें मीथेन वगैरह भी पाया जाता है। अगला देखिए, कह रहे हैं पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है, 70%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन है, तो वॉस्टॉक है। कौन है, वॉस्टॉक है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन है, तो लद्दाख है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन है, तो लद्दाख है, और दुनिया का वॉस्टॉक है। करैया एक गर्म जलधारा है। तो आप जानते हैं गल्फ स्ट्रीम एक प्रशांत महासागर सॉरी अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है, ठीक है। अगर पूछे कनारी जो है ये अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है, ये एक ठंडी जलधारा है दोस्तों, ये क्या है, एक ठंडी जलधारा है। और हम्बोल्ट जो है ये पेरुवियन की जलधारा है, जिसको बोलते हैं पेरुवियन की ठंडी जलधारा है, ठीक है, पेरुवियन की ठंडी जलधारा है। अगला सवाल देखिए, कह रहा किस देश के चारों ओर, मतलब किस देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं, कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं, मतलब लैंडलॉक कंट्री की संख्या आपको बताना है। तो ये टोटल है 44। आपसे पूछिए कि सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, मतलब सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन है, तो कजाकिस्तान। कौन है, कजाकिस्तान। और जानते हैं कि पूरे दुनिया में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, कजाकिस्तान। यूरेनियम का उपयोग हम बिजली घर बनाने में भी करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम का उपयोग होता है। कह रहा है क्यूरी ताप का संबंध किससे है, तो क्यूरी ताप का संबंध चुंबकीयता से है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। कह रहा है बिहार के इस तरफ से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, बिहार के किस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। मान लीजिए बिहार हमने बना दिया, तो किस तरफ के राज्य में, बिहार के किस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, यह पश्चिम की तरफ, बिहार से पश्चिम, बिहार के पश्चिम में जो है सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं। कह रहा है चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, आप जानते हैं चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है सुमात्रा द्वीप अवस्थित है, सुमात्रा कहाँ है, इंडोनेशिया में, हिंद महासागर में, आप जानते हैं हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है दोस्तों, फ्रांस में 12 टाइम जोन है। पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है दोस्तों, पूरे अर्थ को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। सबसे सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस में है 12, रूस में है 11, रूस में कितना है दोस्तों 11, ठीक है। तो फ्रांस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में कितने, बिहार में कितने जिले हैं, तो 38, ऑप्शन नंबर बी आप जानते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए कह रहे निम्न में कौन पुरातत्व लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। पुरातत्व मतलब पुरानी लकड़ी की आयु जो है ये कार्बन 14 है दोस्तों, कार्बन का आइसोटोप है ये, कार्बन 14 इसको कहा जाता है। यूरेनियम का उपयोग जो दोस्तों अर्थ का आयु जो है, अर्थ के बारे में पता करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। कार्बन 14 जो है ये अमेरिकन वैज्ञानिक द्वारा जो है ये खोजा गया था, ठीक है। उसका नाम जो था दोस्तों, कार्बन 14 का नाम था विलियर्ड एफ लीवी के द्वारा कार्बन 14 का खोज किया गया था, अमेरिकन साइंटिस्ट था,
ठीक है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। चार्ल्स नियम कहता क्या है, जरा देखिए, ये भी पिछले बार की सवाल है, प्रीवियस ईयर का। चार्ल्स नियम कहता है कि अगर प्रेशर को नियत रखें, अगर प्रेशर को नियत रखें, अगर प्रेशर मतलब कांस्टेंट हो, तो वॉल्यूम जो होगा किसी गैस का वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कब? जब प्रेशर कांस्टेंट हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलून का फूटना और रोटी का फूलना, रोटी जो बनता है वो सभी चार्ल्स नियम पे काम करता है। कह रहा है कि इसमें ये जानते हैं, ये अवोगाड्रो नंबर है, 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है। किसमें नहीं है? ये पूछ रहा है 6 ग्राम कार्बन में नहीं है। तो कितने ग्राम कार्बन में होगा? तो 12 ग्राम कार्बन होता है, तो इसमें हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है एप्सम लवण जो है, मतलब साल्ट जो है, किसका यौगिक है? तो मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम 12 नंबर पे है इसका, और इसका एटॉमिक मास जो होता है 24 होता है। ये एक मेटल है। ये क्या है? मेटल है। कह रहा है जर्मन सिल्वर में होता है भाई साहब, जर्मन सिल्वर में क्या होता है? जर्मन सिल्वर में भाई साहब निकेल होता है। ठीक है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल पाए जाते हैं दोस्तों। कॉपर, जिंक और निकेल पाए जाते हैं। ठीक है, कॉपर, जिंक और निकेल पाए जाते हैं, लेकिन इसमें प्रचुरता किसकी होती है? निकेल में होती है। कह रहा है संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है। संपर्क विधि से क्या पढ़ते हैं दोस्तों? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक मिनरल एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है दोस्तों। H3PO4 को कार्बोनिक एसिड कहते हैं। HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। क्लियर है? देखिए HNO3 और HCl मिल करके एक्वारेजिया बनता है। क्या बनता है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्वारेजिया, तेजाब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में इसको कहते हैं तेजाब। ये दोनों मिल जाएगा ना 3:1 के रेशियो में, मतलब HCl3 और HNO3 1 के रेशियो में जब मिलेगा ये बनेगा तेजाब, जिसको अंग्रेजी में एक्वारेजिया कहते हैं। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, कह रहा है भारी जल का रासायनिक काम क्या है। भारी जल आप जानते हैं D2O, हाइड्रोजन का ही समस्थानिक का प्रयोग करके भारी जल बनाया जाता है। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड नहीं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O करते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ये क्या है? आप जानते हैं हाइड्रोजन के 3 जो है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये भी प्रीवियस ईयर में हमने प्रीवियस सेट में इसके बारे में डिटेल से बता रखा है। तो ये था हमारा आज का GK GS के तमाम प्रश्न जो कि बिहार SSC के एग्जाम में आ चुका है। हमें आशा है कि आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर आपको फ़ायदा हुआ होगा इससे। ठीक है, आपने अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आप सेपरेट टॉपिक भी चाहते हैं किसी पॉलिटी पे, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, साइंस पे और या मैथ्स पे, ठीक है, मैथ्स का मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, आप उसे देखिए। अगर आपको पसंद आएगा तो फिर अगला सीरीज भी मैथ्स का हम चालू करेंगे, वरना हमारा GK GS का सेट चलता ही रहेगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।